हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है डी रिप्लेस बी टीजीटी नेचुरल साइंस में आपको बायोलॉजी में टोटल 21 यूनिट्स करने को दी थी, जो मैंने आपको सब कंप्लीट करा दिए। मैंने आपको 2 यूनिट कंप्लीट नहीं कराई है, उनमें से एक यूनिट है कंपैरेटिव एनाटॉमी की यूनिट और एक यूनिट है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। ठीक है, बाकी की यूनिट को हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसके अलावा मैंने आपको बायोलॉजी के 3 मॉक टेस्ट करा दिए, तो हम आज अपना मॉक टेस्ट 3 करेंगे बायोलॉजी के लिए, जिसमें मैंने टोटल 40 क्वेश्चन का मिक्स रखा है आपके लिए। आपको पता है बायोलॉजी का जो सेक्शन आपका आएगा उसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपकी हर एक यूनिट से मैंने क्वेश्चन इसमें डाले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपका मॉक टेस्ट 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा, 40 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और जो भी यूनिट आपको कवर करनी है उसके लिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आपको हर वो यूनिट देखनी है जो आपकी कंप्लीट नहीं है। उसके अलावा जो ग्रेजुएशन की 6 यूनिट मैंने आपको कंप्लीट कराई है, उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और उसका लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, कम्युनिटी पोस्ट से मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, सलाइवरी अमाइलेज विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज रिलीज्ड बाय सलाइवरी ग्लैंड, मैच देम करेक्टली। तो आपको पता है हमारे माउथ के अंदर है ना, हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है और उसको करने में कौन हेल्प करता है, सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम हेल्प करता है। सलाइवरी अमाइलेज को रिलीज कौन करता है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो तीनों सलाइवरी ग्लैंड लिखे हुए हैं और उनकी लोकेशन लिखी हुई है। आपको बताना है इनकी करेक्ट लोकेशन क्या है। पैरेटेड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सबलिंगुअल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो आपको पता है जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड है वो चीक के अंदर प्रेजेंट होता है, सबलिंगुअल जो होता है वो हमारी टंग के नीचे प्रेजेंट होता है, और जो हमारा सब मैंडिबुलर है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जॉ के नीचे प्रेजेंट होता है। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, 1 का बी, सेकेंड का सी एंड थर्ड का ए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम को रिलीज कौन करता है, सलाइवरी ग्लैंड करता है। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर कितने पेयर्स होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं और उनकी लोकेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इंजरी अ पेशेंट इज ब्लीडिंग, दिस ब्लड इज नॉट कोगुलेटेड, व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ कंटिन्यूअस ब्लीडिंग, लैक ऑफ। तो आपको पता है एक पेशेंट है जिसको है ना लगातार खून बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। ठीक है, उसका ब्लड जो है वो कोगुलेट ही नहीं हो रहा है। तो क्या कमी हो सकती है उसके अंदर जिसकी वजह से उसका ब्लड जो है वो कोगुलेट नहीं हो रहा, ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप नहीं हो रही है। आरबीसी की कमी है, प्लेटलेट्स की कमी है, या फिर विटामिन के की कमी है, बोथ 2 एंड 3। तो आपको पता है हमारी बॉडी में जब भी कभी इंजरी होती है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो हमारे ब्लड को कोगुलेट करने का काम, ब्लीडिंग को रोकने का काम कौन करते हैं, हमारी प्लेटलेट्स करती है। ठीक है, तो प्लेटलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी बॉडी के अंदर यानी कि प्लेटलेट्स की कमी है। दूसरा आपको पता है विटामिन के भी चाहिए होता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी है तो भी आपकी ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं लेती है, क्योंकि हमारे प्लेटलेट्स को काम करने के लिए विटामिन के की जरूरत होती है। तो बोथ 2 एंड 3। उसके शरीर में किसकी कमी है, प्लेटलेट्स की भी कमी है और विटामिन के की भी कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस डायग्राम को लेबल करना है। ठीक है, तो आपको पता है ये न्यूरॉन का डायग्राम है। आपको बताना है कि ए बी सी डी ये चारों की आपको लेबल करके बतानी है। ए क्या है, नर्व एंडिंग, एक्सॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट, सेल बॉडी, डेंड्राइट, नर्व एंडिंग, एक्सॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, या फिर नर्व एंडिंग, नन ऑफ दिस। तो आपको पता है ए पे क्या दिखाई दे रही है, आपको बहुत सारी ब्रांचेस दिखाई दे रही है और इन ब्रांचेस को हम क्या बुलाते हैं, डेंड्राइट बुलाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा बी। तो बी क्या है, हमारा सेल बॉडी है। ठीक है, उसके बाद हमारा है एक्सॉन और लास्ट में आती है हमारी नर्व एंडिंग। तो आपको है ना ऐसे कोई भी डायग्राम लेबल करने के लिए आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। और मेजर मेजर डायग्राम की लेबलिंग तो आपको जरूर आनी चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोड्स ऑफ रैनवियर आर फाउंड इन। तो आपको नोड्स ऑफ रैनवियर कहाँ देखने को मिलेगी, नर्व सेल के अंदर, हार्ट सेल के अंदर, लिवर सेल के अंदर, या फिर मसल सेल के अंदर। तो आपको पता है जब हम अपनी न्यूरॉन के डायग्राम को देख रहे हैं, नर्व सेल के डायग्राम को देख रहे हैं, तो वहां पर है ना नोड्स ऑफ रैनवियर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो कहां पर देखने को मिलती है हमारी नोड्स ऑफ रैनवियर, नर्व सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। तो आपको है ना रिप्रोडक्शन मेथड बताना है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर। बाइनरी फिजन किसके अंदर देखने को मिलता है, मल्टीपल फिजन किसके अंदर देखने को मिलता है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, या फिर स्पोर फॉर्मेशन। तो आपको पता है बाइनरी फिजन दिखाता है हमारा एमीबा, मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है हमें प्लाज्मोडियम के अंदर, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन दिखाते हैं हमारे स्पाइरोगायरा। ठीक है, हमारी जो एल्गी होती है स्पाइरोगायरा, वो क्या दिखाती है, फ्रेगमेंटेशन के मेथड से रीजनरेट करती है।
इसके लिए मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चैप्टर कराया था, ठीक है। रीजनरेशन किसके अंदर देखने को मिलता है, जो हमारा प्लेनेरिया होता है। प्लेनेरिया क्या शो करता है, रीजनरेशन शो करता है। बडिंग हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, हाइड्रा के अंदर देखने को मिलती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके अंदर देखने को मिलता है, ब्रायोफाइलम प्लांट, जिसकी लीव्स के थ्रू प्लांट प्रोपगेट हो जाता है। और स्पोर फॉर्मेशन हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, जो हमारा राइजोपस होता है, ब्रेड मोल्ड होता है, फंजाई होती है एक टाइप की, वो क्या दिखाती है, स्पोर फॉर्मेशन दिखाती है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट मैच। तो फर्स्ट का डी, सेकंड का ई, थर्ड का एफ, फोर्थ का जी, फिफ्थ का सी, सिक्स्थ का ए एंड सेवेंथ का बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन द ह्यूमन फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। तो जैसे कि सोचो, मेल की बॉडी से स्पर्म रिलीज हुआ, फीमेल की बॉडी से ओवम भी रिलीज हुआ, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, पार्चुरेशन हो जाएगा, जेस्टेशन हो जाएगा, या फिर मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। तो आपको पता है इम्प्लांटेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन हो गया और बेबी जो है वो यूट्रस के अंदर जाके इम्बेडेड हो गया है, इम्प्लांट हो गया है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन कैसे हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। पार्चुरेशन का मतलब होता है जब बेबी का बर्थ होता है, बेबी का मदर की बॉडी से बाहर आना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पार्चुरेशन कहलाता है। तो पार्चुरेशन कैसे हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ। जेस्टेशन का मतलब होता है जिस दिन आप कंसीव किया आपने और वो पीरियड जब तक आपका डिलीवरी होता है, बेबी का डिलीवरी होता है, तो वो जो पूरा पीरियड होता है कंसीव करने से लेकर बच्चे की डिलीवरी तक का, उसको हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो जेस्टेशन पीरियड कहाँ से होगा। लेकिन आपको पता है जब ह्यूमंस की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फीमेल की बॉडी ने जो बेबी के लिए, बेबी के आने के लिए उसकी नरिशमेंट के लिए बेड प्रिपेयर किया था, एंडोमेट्रियम लेयर को प्रिपेयर किया था, वो ब्रेक होकर बॉडी से बाहर आना शुरू हो जाती है और इसी प्रोसेस को हम क्या टर्म करते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, पीरियड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आप सोचोगे कि पीरियड्स तो हर महीने ही आते हैं, तो पीरियड्स हर महीने इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो प्यूबर्टी पे जैसे ही आ जाती है वो तो अपने आप को हर मंथ रेडी करती है कि स्पर्म आएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन जब स्पर्म नहीं आता है तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम लेयर टूट के बॉडी से बाहर आने लग जाती है और मेंस्ट्रुएशन होता है। और जिस मंथ स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइज कर देते हैं उस टाइम क्या होगा, उस मंथ आपको पीरियड्स नहीं आते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी का इंडिकेशन बोलते हैं। लेकिन ये हर केस में ट्रू नहीं होता क्योंकि देखो जो पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं उनके साथ वैसे भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी सिचुएशन है जिसमें आपको वैसे भी पीरियड्स ना आए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम मानते हैं कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है तो ये प्रेगनेंसी की तरफ भी इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। वेरिएशन इज मिनिमम इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन रिजल्ट इन वेरिएशन, ऑल वेरिएशन इन अ स्पीसीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल, सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर्म द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो आपको है ना 4 स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो वेरिएशन जो है ना वो मिनिमम नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन रिजल्ट इन वेरिएशन, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है जो वेरिएशन आती है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बहुत सारी वेरिएशन आई, ठीक है, तो उनका इक्वल चांस होता है कि सर्वाइवल का, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि है ना डॉग के है ना 6 बच्चे हुए, उन सब के अंदर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी, लेकिन सबके इक्वल चांस तो नहीं है सर्वाइवल के। कोई किसी की हेल्थ बहुत अच्छी होती है, किसी की हेल्थ बहुत अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो सारे के सारे जो वेरिएशन होती है उनका इक्वल चांस नहीं होता है सर्वाइवल का। सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर्म द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तो जो हमारा बी एंड डी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और जो हमारा ए एंड सी स्टेटमेंट है वो हमारा गलत है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम फेवर इसलिए करते हैं क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, तो आपका जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो कहां पर ऑपरेट करता है, लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन के अंदर, नॉन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन के अंदर, स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन के अंदर, या फिर स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन के अंदर। तो आपको पता है जेनेटिक ड्रिफ्ट को फिनोमेना जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या बताया जाता है कि जो आपका स्मॉल ग्रुप है जो आइसोलेटेड होकर रह रहा होता है उसी के अंदर हमें जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिलता है। तो हमारी जो स्मॉल पॉपुलेशन होती है उसी के अंदर हमें जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिलता है, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो आपकी जो आई है उसका नियर पॉइंट क्या होता है, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर इन्फिनिटी। तो नियर पॉइंट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहां तक आपकी आई है ना बिना किसी स्ट्रेन के बहुत कंफर्टेबली देख सकती है। तो आपको पता है ह्यूमन आई के केस में ये नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। नियर पॉइंट का वैल्यू वेरी नहीं कर रहा है, ये फिक्स है आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ द आई। तो फार पॉइंट का मतलब है मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक आपकी आई देख सकती है, वो मैक्सिमम पॉइंट क्या है जहां तक आपकी आंखें देख सकती है।
15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर इन्फिनिटी। तो आपको पता है हमारी आई का जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ये दोनों एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वू गिव्स द ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज करती है, श्वान, शेल्डन, लिविनहॉक या फिर रुडोल्फ विर्चो। तो आपको पता है जो शेल्डन एंड स्वान है उन्होंने क्या दिया है, सेल थ्योरी दी है। हमारी जो लिविंग सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की है, लिविनहॉक ने की है। लेकिन जो रुडोल्फ विर्चो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि जो हमारी सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज गिवन बाय। तो आपको पता है हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसका एक मॉडल है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल हम पढ़ते हैं, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। तो वो किसने दिया है, कैमिलियो गोल्जी ने, रुडोल्फ विर्चो ने, सिंगर एंड निकोलसन ने या फिर वॉटसन एंड क्रिक ने। तो देखो कैमिलियो गोल्जी ने क्या किया है, गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की है। रुडोल्फ विर्चो ने सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल इस स्टेटमेंट को डिस्कवर किया है। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया है, हमारे डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो दिया था। एंड सिंगर एंड निकोलसन ने क्या किया है, सेल मेम्ब्रेन की मॉडल को, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो है हमारा सेल मेम्ब्रेन का, वो किसने दिया है, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। देखो क्वेश्चन को आंसर करने के ना दो तरीके होते हैं, या तो आपको ये मालूम हो कि बाकी के जो ऑप्शन है उन्होंने क्या किया है, या फिर आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर मालूम हो कि इन्होंने क्या किया। अपना स्कोर जरूर लिखिएगा, बहुत ही कम बच्चे अपना स्कोर लिखते हैं, यानी कि इतने सारे व्यूज होते हैं लेकिन 4-5 बच्चे ही अपना स्कोर बताते हैं। मतलब मैं 4-5 बच्चों के लिए कर रही हूँ कि इतनी मेहनत बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिएटेड एपिथेलियम इज फाउंड इन। तो आपका ऐसा एपिथेलियम जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है वो कहाँ देखने को मिलता है, किडनी के अंदर, फिलोपियन ट्यूब के अंदर, ब्रोंकियोल्स के अंदर या फिर 2 और 3। तो आपको मैंने ना एनिमल टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप के एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा है, उनमें से एक कैटेगरी थी हमारी सिलिएटेड एपिथेलियम, यानी कि ऐसा एपिथेलियम जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट है। अब सीलिया प्रेजेंट है तो उसका कोई रोल भी प्रेजेंट होगा। तो देखो वो जो सीलिया मूव करते हैं ना वो हमारी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, बहुत सारी क्लियरिंग में हेल्प करते हैं, साफ सफाई करने में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो जो हमारी फेलोपियन ट्यूब होती है ना उसके अंदर जब ओवरी ओवम रिलीज करती है तो उसको है ना आगे पहुंचाने का काम, उसको मूव कराने का काम, हमारे स्पर्म को ओवम तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं, हमारे सीलिया करते हैं वहां पर। तो सिलेटेड एपिथेलियम वहां पर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा हमारे लंग्स के अंदर जो ब्रोंकियोल्स प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है बहुत सारा म्यूकस हमारे लंग्स के अंदर होता है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हमारे लंग्स के अंदर पहुंच जाते हैं। उन सबको क्लीन करने का काम, क्लियर करने का काम कौन करता है, वहां पर जो सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है उसमें जो सीलिया प्रेजेंट है वो करते हैं। तो हमारी जो फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर भी आपको सिलेटेड एपिथेलियम देखने को मिलेगा और जो ब्रोंकियोल्स है उसके अंदर भी देखने को मिलेगा, बोथ 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो क्यूबॉइडल शेप का जो हमारा एपिथेलियम होता है वो कहाँ मिलता है, ब्लड वेसल्स के अंदर, एयर सैक के अंदर, किडनी नेफ्रॉन्स के अंदर या फिर फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो आपको पता है जो हमारी किडनी होती है उसके जो नेफ्रॉन्स होते हैं वहां पर आपको जो एपिथेलियम देखने को मिलेगा ना वो क्यूबॉइडल शेप का होता है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारी किडनी के नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट होता है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर कौन होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। ठीक है, आपको मुझे कमेंट से बताना है कि ब्लड वेसल्स के अंदर कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, फ्लेम सेल्स, नेफ्रीडिया, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल या फिर ग्रीन ग्लैंड्स। तो आपको पता है हमारा जो मेल्फिगियन ट्यूब्यूल होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, कॉकरोच के अंदर होता है। हमारा जो फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे प्लेटे हेलमिंथीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमारे जो नेफ्रीडिया प्रेजेंट है वो अर्थवॉर्म के अंदर प्रेजेंट है और ग्रीन ग्लैंड्स हमारे प्रॉन्स के अंदर प्रेजेंट है। तो फ्लेम सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, प्लेटे हेलमिंथीज के अंदर प्रेजेंट है। हमारे जो नेफ्रीडिया है वो कहाँ प्रेजेंट है, अर्थवॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, कॉकरोच के अंदर देखने को मिलते हैं। कॉकरोच किससे बिलोंग करता है, ऑर्थ्रोपोडा फैमिली से बिलोंग करता है। और जो हमारे ग्रीन ग्लैंड्स हैं वो हमारे क्रस्टेशियंस के अंदर देखने को मिलते हैं, प्रॉन्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम नेचुरा बुक जो है वो किसने लिखी है, ग्रेगर मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने, कार्ल लिनियस ने या फिर अर्नेस्ट हैकेल ने। तो आपको पता है हमारे जो जेनेटिक्स के फादर है वो कौन है, ग्रेगर मेंडल है। हमारे जो इवोल्यूशन के फादर है वो कौन है, चार्ल्स डार्विन है। और हमारी जो सिस्टम नेचुरा बुक लिखी है वो किसने लिखी है, कार्लोस लिनियस ने लिखी है। और जो हमारा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो किसने दिया है, कार्लोस लिनियस ने दिया है। ठीक है, आप मुझे कॉमेंट्स में बताएंगे कि अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया है। ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल का कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ब्रेन इज द टारगेट द सिम्टम्स विल बी। अगर आपका ब्रेन जो है वो टारगेट है तो कैसे कैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। किसी भी पैथोजन ने, किसी भी बीमारी ने अगर आपके ब्रेन को टारगेट किया तो कैसे कैसे सिम्टम्स आपकी बॉडी शो करेगी, जॉन्डिस, हेडेक, वॉमिटिंग या फिर फिट्स। तो आपको पता है जब हमारे
ब्रेन को अटैक किया जाता है तो हमें चक्कर भी आते हैं, उल्टी भी लगती है, ठीक है, और सर दर्द भी होता है, ठीक है। तो हमारा 2, 3 एंड 4 ओनली, ठीक है। जॉन्डिस हमें कब होता है? जब हमारे लिवर पे टारगेट होता है तो हमें क्या हो जाता है? जॉन्डिस हो जाता है। नेक्स्ट है, आपको मैच करना है, आपको बीमारियां दी गई है और वो किस टाइप की बीमारी है ये बताना है। टीबी किस टाइप की बीमारी है, टाइफाइड किस टाइप की बीमारी है, एचआईवी कैसी बीमारी है, मलेरिया किससे होती है, रिंगवॉर्म किससे होती है। तो आपको पता है टीबी जो है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबिकुलोसिस। टाइफाइड किसकी वजह से होता है? वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है। एचआईवी हमें किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और जो रिंग वॉर्म है वो किसकी वजह से होती है? फंजाई की वजह से होती है। तो आपको मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट का सी एंड ई, क्योंकि वहां पर दोनों ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? बैक्टीरिया लिखा हुआ है, उन्होंने स्पेसिफिक बैक्टीरिया का नाम नहीं पूछा है, तो इसलिए मैंने आपको दोनों ऑप्शन दिए वहां पर। सेकंड का भी सी एंड ई होगा क्योंकि टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया से होता है। थर्ड का है डी, फोर्थ का है बी एंड फिफ्थ का है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? वेटलैंड को कंजर्व करने से, हजार्डियस केमिकल को कंट्रोल करने से, रेगुलेटिंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, या फिर कॉम्बैटिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो आपको पता है जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है हमारी एनसीईआरटी में बार बार गिवन है। मैंने आपको इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में कन्वेंशन का एक अलग से टॉपिक कराया गया है, इसलिए क्योंकि सारी कन्वेंशंस मैंने आपको कराई है। उसको प्लेलिस्ट में जाके, आवर इन्वायरमेंट वाली प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे रिलेटेड है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा किससे रिलेटेड था कि हमारे जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उनको हम रेगुलेट करेंगे, वो कम से कम एमिशन करे, इस पे हम ध्यान देंगे, ठीक है। यानी कि इनको हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, हमारी ओजोन डिप्लीट होती है, लेयर खराब होती है। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? कंजर्विंग वेटलैंड, हजार्डियस केमिकल्स, रेगुलेटिंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, या फिर कॉम्बैटिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो आपको पता है हमारे वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए जो कन्वेंशन हुई थी उसको हम बोलते हैं रामसर कन्वेंशन, जो ईरान के एक शहर रामसर में हुई थी। हजार्डियर केमिकल से रिलेटेड है हमारी रॉटरडैम कन्वेंशन, और हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से रिलेटेड है हमारी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ग्लोबल वार्मिंग को कॉम्बैट करने के लिए जो प्रोटोकॉल साइन किया गया है उसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आपको मैंने इनके सामने ही आपका आंसर लिख दिया है सबका। आपको कन्वेंशन वाला लेक्चर जरूर देखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। इनमें से कौन सा क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट के अंदर नहीं आता है? हायर यील्ड के लिए हम क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट करते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए करते हैं, चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन के लिए करते हैं, नैरो अडेप्टेबिलिटी के लिए करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, हायर यील्ड के लिए तो हम करते ही हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस भी हमें चाहिए, मेच्योरिटी ड्यूरेशन में चेंज करने की कोशिश भी हम बिल्कुल करते हैं, लेकिन हम नैरो अडेप्टेबिलिटी के लिए नहीं, वाइडर अडेप्टेबिलिटी के लिए करते हैं। यानी कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर जाए, जिसको हम क्या बुलाते हैं? वाइडर अडेप्टेबिलिटी बुलाते हैं, ठीक है। नैरो अडेप्टेबिलिटी के लिए हम कोई क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट नहीं करते। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैंने आपको दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स पढ़ाए थे, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारे प्लांट को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। तो आपको बताना इनमें से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल नहीं है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन या फिर सल्फर। तो आपको पता है हमारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ठीक है। तो कौन बचा? क्लोरीन बचा। और क्लोरीन क्या है? हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, हमारे प्लांट को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है। टोटल मैक्रो न्यूट्रिएंट कितने होते हैं ये मेरे को कमेंट्स में बताइएगा, टोटल। नेक्स्ट है, बोन इज अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 20% इनऑर्गेनिक एंड 80% ऑर्गेनिक सब्सटेंस, 50% इनऑर्गेनिक एंड 50% ऑर्गेनिक सब्सटेंस, 40% इनऑर्गेनिक एंड 60% ऑर्गेनिक सब्सटेंस, 60% इनऑर्गेनिक एंड 40% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो आपको पता है जो हमारी बोन है वो क्या होती है? उसके अंदर 60% इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और 40% ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और हार्ड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम पढ़ते हैं हमारी बोन को। नेक्स्ट है, हमारे ह्यूमंस के अंदर लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? क्लैविकल बोन, स्टेपीज बोन, फीमर बोन या फिर ब्रेस्ट बोन। तो आपको पता है जो स्टेपीज बोन होती है वो तो स्मॉलेस्ट बोन होती है, हमारे ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है, और जो हमारी फीमर बोन होती है वो हमारी लॉन्गेस्ट बोन होती है, सबसे लंबी बोन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर वस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन विच फाइलम। किस फाइलम के अंदर आपको वाटर वस्कुलर सिस्टम पढ़ना होता है? एनालिडा के अंदर, इकाइनोडर्मेटा के अंदर, मोलस्का के अंदर या फिर ऑर्थ्रोपोडा के अंदर। तो आपको पता है हमारा वाटर वस्कुलर सिस्टम हम किसके अंदर पढ़ते हैं? हमारे जो इकाइनोडर्मेटा है उनके अंदर प्रेजेंट होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम, ठीक है।
नेक्स्ट है पॉलिप्स एंड मेड्यूसा बॉडी फॉर्म्स फाउंड इन विच फाइलम। कौन से फाइलम के अंदर आपको दो बॉडी फॉर्म देखने को मिलते हैं जिनको हम क्या बुलाते हैं, पॉलिप्स और मेड्यूसा। एनालिडा के अंदर, सिटानोफोरा के अंदर, सिलेंट्रेटा के अंदर या फिर पॉरीफेरा के अंदर। तो आपको पता है पॉलिप्स एंड मेड्यूसा बॉडी फॉर्म हमारे कहाँ देखने को मिलते हैं, सिलेंट्रेटा के अंदर देखने को मिलता है, जिसको हम निडेरिया फैमिली भी बोलते हैं। और जो हमारी जेलीफिश है वो इसी फैमिली का मेंबर है, हमारा जो हाइड्रा है वो इसी फैमिली का मेंबर है, जो हमारे सी एनिमोन है वो इसी फैमिली के मेंबर है। और इसी तरीके से ना आपको याद हो जाता है। आप बोलते हो ना इतने सारे एग्जाम्पल्स कैसे याद होंगे, आप 3-4 बार रिवाइज करोगे ना तो आपको याद हो जाते हैं। जैसे देखो पॉरीफेरा के अंदर आपको कौन देखने को मिलता है, साइकॉन देखने को मिलता है, ठीक है, स्पॉन्जिला देखने को मिलता है, यू स्पॉन्जिया देखने को मिलता है। तो ये तीन हो गए पॉरीफेरा के एग्जाम्पल। फिर आपको सिलेंट्रेटा के याद रखने हैं कि जेलीफिश देखने को मिलेगी, हाइड्रा देखने को मिलेगा, सी एनेमोन देखने को मिलेगा। ये किसके एग्जाम्पल हो गए, सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब 4-5 बार पढ़ लेते हो ना तो फिर आपको याद रहते हैं। नेक्स्ट है वू रोट ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड वॉयज ऑफ बीगल। तो ये जो दो किताबें हैं जिनका नाम मैंने यहाँ पर लिखा है, किसने लिखी है, कार्लोस लिनियस ने, ग्रेगर मेंडल ने, कोपलैंड ने या फिर चार्ल्स डार्विन ने। तो ये जो हमारी बुक है ये किसने लिखी है, चार्ल्स डार्विन ने लिखी है, ठीक है। तो आपको पता है चार्ल्स डार्विन एक HMS बीगल नाम का शिप लेकर वॉयज पे निकले थे और उसी टाइम उन्होंने लिखी है वॉयज ऑफ बीगल एंड ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये किताबें किसने लिखी है, चार्ल्स डार्विन ने लिखी है, जो हमारे फादर ऑफ इवोल्यूशन भी कहलाते हैं, ठीक है। ग्रेगर मेंडल कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। कार्ल लिनियस ने क्या दिया है, हमारा बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया है। आपको मेरे को बताना है कमेंट्स में कोपलैंड का क्या कंट्रीब्यूशन है, और मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट है डेवोनियन मास एक्सटेंशन टेक प्लेस हाउ मेनी मिलियंस ईयर अगो। हमारी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वाली जो यूनिट है वहां पर हमें एक टॉपिक पढ़ना था मास एक्सटेंशन, जो मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो उसी से मैंने क्वेश्चन पूछा है, आपको 5 मेजर मास एक्सटेंशन पढ़ने थे, उनमें से एक था डेवोनियन मास एक्सटेंशन। तो कितने सालों पहले हुआ है वो, 445 मिलियन ईयर अगो, 250 मिलियन ईयर अगो, 65 मिलियन ईयर अगो या फिर 340 मिलियन ईयर अगो। तो आपको पता है जो हमारा डेवोनियन मास एक्सटेंशन था वो कब हुआ था, 340 मिलियन ईयर अगो पहले हुआ था, ठीक है। हमारे 5 मेजर मास एक्सटेंशंस हैं, उनके आपको कितने सालों पहले हुए थे ये याद रखना है, और कौन सा मेजर ऑर्गेनिज्म उस टाइम गायब हो गए थे ये भी आपको याद रखना है। मास एक्सटेंशन का टॉपिक मैंने आपको करा रखा है, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री यूनिट की प्लेलिस्ट में आपको जाना है और वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैरासाइट विच कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट होस्ट इज कॉल्ड। तो ऐसा पैरासाइट जिसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए होस्ट चाहिए ही चाहिए, उसको हम क्या बुलाते हैं, एंडो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट या फिर फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो आपको पता है जब किसी पैरासाइट को होस्ट कंपलसरी चाहिए ही चाहिए उसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, ठीक है। फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब होता है इसको होस्ट मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं भी मिला तो भी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा। एक्टो का मतलब होता है सरफेस के ऊपर रह रहे हैं, किसी की आउटर बॉडी सरफेस के ऊपर रह रहे हैं, उनको हम एक्टो पैरासाइट बोलते हैं। एंडो पैरासाइट हम उनको बुलाते हैं ऐसे पैरासाइट जो किसी की बॉडी के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, अंदर प्रेजेंट है, एंडो पैरासाइट बोलते हैं उनको हम। ये टॉपिक आपको कहाँ से करना है, अप्लाइड जूलॉजी की यूनिट से करना है। और अप्लाइड जूलॉजी यूनिट मैंने आपको हर एक टॉपिक कंप्लीट कराया, उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर आप इसको सही से आंसर नहीं कर पा रहे। जो बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं वो तो इसको बहुत आसानी से आंसर कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड टीबी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब होता है, 3 मार्च को, 24 मार्च को, 11 जुलाई को या फिर 5 जून को। तो आपको पता है अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए कि 5 जून को तो होता है हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और हमारा जो वर्ल्ड टीबी डे होता है वो कब होता है, 24 मार्च को होता है, ठीक है। 3 मार्च और 11 जुलाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को कमेंट्स में बताइएगा कि इन दोनों दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द वेजाइनल लेयर। तो आपकी वेजाइना के अंदर है ना डिफरेंट लेयर्स होती है, उनकी लोकेशन आपको बतानी है, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम या फिर एंडोमीट्रियम, इनर लेयर, आउटर लेयर या फिर मिडल लेयर। तो आपको पता है जो हमारी पेरीमीट्रियम होती है वो क्या होती है, हमारी आउटर लेयर होती है, मायोमीट्रियम हमारी मिडल लेयर को कहते हैं, और एंडोमीट्रियम जो होती है वो हमारी इनर लेयर होती है, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और मैं आपको अभी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के लिए ना हमारा जो क्लास 12 के अंदर हमारे रिप्रोडक्शन के 2 चैप्टर दिए हुए ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, वो कवर कराऊंगी, ठीक है। उसके अंदर भी हम इनको पढ़ेंगे, अभी मैंने कवर नहीं कराए, ठीक है। नेक्स्ट है एमिनोसेंटेसिस इज अ प्रोसेस यूज टू ग्रो सेल्स ऑन कल्चर मीडिया, नो अबाउट ब्रेन डिजीज, डिटरमाइन म्यूटेशन, डिटरमाइन अ डिजीज ऑफ द एम्ब्रियो। तो ये जो टेक्निक है इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, तो आपको पता है एमिनोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक होती है, आपको पता है बेबी जब मदर की बॉडी के अंदर होता है तो वो एक फ्लूइड भरे हुए बैग के अंदर होता है, और उस फ्लूइड के अंदर उस फ्लूइड को हम बाहर निकालते हैं और उसका है ना हम इस्तेमाल करते थे एम्ब्रियो के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है ये देखने के लिए। लेकिन इंडिया बहुत ही स्मार्ट है, इंडिया ने क्या करना शुरू किया, उन्होंने है ना इसके थ्रू क्या जानना शुरू किया,
सेक्स जानना शुरू किया, यानी कि लड़का पैदा होने वाला है या लड़की पैदा होने वाली है, उन्होंने इस टेक्निक को इस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया और इसकी वजह से क्या बढ़ गया, फीमेल फीटोसाइड बढ़ गया। यानी कि जैसे ही माँ बाप जान जाते थे कि लड़की पैदा होने वाली है, तो क्या कर देते थे, बेबी को अबॉर्ट कर देते थे। ठीक है, और ये टेक्निक बनाई गई थी बहुत अच्छे पर्पस के लिए, इसलिए बनाई गई थी पहले है ना, बेबीज के अंदर है ना बहुत सारी म्यूटेशंस, प्रॉब्लम्स, बीमारियां जानने के लिए, कि आप पहले से जान जाए कि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं होगी उसको। ठीक है, इसके लिए ये टेक्निक डेवलप की गई थी, लेकिन इसका इस्तेमाल इंडिया ने बहुत ही अलग तरीके से किया, जो बहुत सैड है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फीडिंग स्टेज ऑफ सिल्क वॉर्म लाइफ साइकिल। तो आपको पता है सिल्क वॉर्म की डिफरेंट फेजेस होते हैं, उसमें से फीडिंग स्टेज कौन सी है जिसपे वो लगातार खाना खाता है, बहुत सारा खाना खाता है, एग, लार्वा, प्यूपा या फिर अडल्ट मोथ। तो आपको पता है एग स्टेज पे तो कुछ भी नहीं खा पाएगा, ठीक है, बाहर ही नहीं निकला है। प्यूपा स्टेज पे भी नॉन फीडिंग स्टेज है, अडल्ट मोथ भी हमारी नॉन फीडिंग स्टेज है, लेकिन जो हमारी लार्वा वाली स्टेज है ना, इसमें बहुत खाना खाता है, वोरेशियस ईटर बन जाता है, लगातार मलबरी लीव को खाता रहता है। ठीक है, तो सिल्क वॉर्म की जो फीडिंग स्टेज होती है वो कौन सी होती है, लार्वा स्टेज होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्क इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन असम। इनमें से कौन सा सिल्क ऐसा है जो असम के अंदर प्रोड्यूस होता है, एरी सिल्क, नेचुरल सिल्क, मूगा सिल्क या फिर टसार सिल्क। तो आपको पता है ये ऐसी वैरायटी है जो पूरे कहाँ पे उगाई जाती है, असम में उगाई जाती है, इसका नाम है मूगा सिल्क। ठीक है, और ये ऐसी वैरायटी है जो इंडिया में ही मिलती है, ठीक है, कहीं और मिलती भी नहीं है, मूगा सिल्क है ये, प्राइड ऑफ असम भी बोलते हैं इस सिल्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाग इज कॉज्ड बाय। प्लाग किसकी वजह से फैलता है, बेसिलस एंथ्रासिस की वजह से, पेस्टोरेला पेस्टिस की वजह से, यार्सिना पेस्टिस की वजह से, बोथ 2 and 3। तो आपको पता है बेसिलस एंथ्रासिस की वजह से कौन सी बीमारी होती है, हमें एंथ्रेक्स होती है। और इस बैक्टीरिया की खोज, बेसिलस एंथ्रासिस बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कॉच ने की थी। ठीक है, और पेस्टोरेला पेस्टिस और यार्सिना पेस्टिस की वजह से क्या फैल जाता है, प्लाग फैल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मियासिस डिजीज इज कैरिड बाय। तो ये जो डिजीज है इसके कैरियर का रोल कौन प्ले करता है, हाउस फ्लाई, डियर फ्लाई, सीसी फ्लाई या फिर हॉर्स फ्लाई। तो आपको पता है जो मियासिस डिजीज है इसको कैरी करने का काम, इसके कैरियर का रोल कौन प्ले करता है, हमारी जो नॉर्मल हाउस फ्लाई होती है वो करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको गलत स्टेटमेंट पहचानना है। वेटलैंड हैव लो ऑक्सीजन, रिवर एंड स्ट्रीम हैव हाई लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। जो आपके रिवर स्ट्रीम होते हैं उनके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है। एस्चुरीज हैव हाई डिजोल्व ऑक्सीजन। जो आपकी एस्चुरीज है वहां पर हाई डिजोल्व ऑक्सीजन देखने को मिलता है। एस्चुरीज हैव ब्रैकिश वाटर। तो देखो वेटलैंड के अंदर आपको पता है लो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो हमारी रिवर स्ट्रीम होती है उनके अंदर हाई डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। एस्चुरी जो है उनके अंदर ब्रैकिश वाटर होता है, यानी कि वहां पर क्या होता है, समुद्र और फ्रेश वाटर दोनों मिल रहे होते हैं आपस में, तो ना तो बिल्कुल सॉल्टी होता है ना वो बिल्कुल फ्रेश होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। लेकिन जो हमारी एस्चुरीज होती है ना वहाँ पे हाई डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं होता है, हाइपॉक्सिक कंडीशन होती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं उनके लिए बहुत ही कम ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपॉक्सिक कंडीशन बोलते हैं। अगर आपके रूम से है ना मैं सारा ऑक्सीजन निकाल दूँ तो आपको है ना ऐसे चक्कर आने लग जाएंगे, सांस फूलने लग जाएगा, तो इसको कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपॉक्सिया बोलते हैं। कभी कभी ना कुछ लोगों की जान चले जाती है इसकी वजह से, तो आपने सुना भी होगा ये वाला टर्म, हाइपॉक्सिया हो गया। नेक्स्ट है फ्लैश जोन कहाँ पर देखने को मिलता है, पेलेजिक जोन के अंदर, एस्चुरी के अंदर, पोंड के अंदर या फिर इंटरटाइडल जोन के अंदर। तो आपको पता है जो हमारा इंटरटाइडल जोन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्प्लैश जोन प्रेजेंट होता है। कौन कौन से जोन देखने को मिलते हैं आपको इंटरटाइडल जोन के अंदर, सबसे ऊपर होता है स्प्लैश जोन, फिर आता है हाई टाइड जोन, उसके नीचे होता है मिडिल टाइड जोन और सबसे नीचे होता है लो टाइड जोन। स्प्लैश जोन का मतलब होता है कुछ छींटे पानी के वहां तक भी पहुंच जाएंगे, स्प्लैश पहुंच जाएंगे। ठीक है, पूरा पानी प्रेजेंट नहीं होगा लेकिन वहां पर कुछ कुछ छींटे पहुंचेंगे, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, स्प्लैश जोन रखा गया है। ये मैंने क्वेश्चन रखा है आपका एक्वेटिक बायोलॉजी से। एक्वेटिक बायोलॉजी की यूनिट में आपको टोटली कंप्लीट करा चुकी हूँ, आपको प्लेलिस्ट में जाना है और एक्वेटिक बायोलॉजी यूनिट को फाइंड आउट करके कवर करना है अगर आप इसका आंसर नहीं कर पा रहे हैं। एमसीक्यू भी करा चुकी हूँ। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डैश सेल। कौन सी सेल से आपकी प्लेटलेट बनती है, बी सेल से, नेचुरल किलर सेल से, मोनोसाइट से या फिर मेगा कैरियोसाइट से। तो आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर बोन मैरो के अंदर एक हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल प्रेजेंट होता है, फिर वो दो टाइप की सेल में डिवाइड हो जाता है, एक होती है माइलोइड प्रोजिनेटर सेल और एक होती है लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल। ठीक है, उनमें से भी जो हमारी मेगा कैरियोसाइट सेल होती है ना वो किस में कन्वर्ट होती है, आगे जाके प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको ये वाला जो है ये इम्यूनोलॉजी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। इम्यूनोलॉजी यूनिट भी मैं आपको टोटली कंप्लीट करा चुकी हूँ, वो भी आपको प्लेलिस्ट में जाके देखनी है अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे। जो लोग आंसर कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आंसर कर पा रहे देखने के बाद भी तो आपको रिवाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट है विच आईजी इज प्रेजेंट इन मदर्स फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रम। तो आपको पता है मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है जो बेबी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, कोलेस्ट्रम बुलाते हैं। उसके अंदर कौन सी आईजी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, IgE,
IgD, IgM या फिर IgA। तो आपको पता है जो मदर का मिल्क होता है, कोलेस्ट्रम होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिक्रीशंस होते हैं उनके अंदर मेजरली कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है? IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।